हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू। मुकेश बिश्नोई एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी हिस्ट्री हम लोग कर रहे थे, 10th क्लास की हिस्ट्री। उसके अंदर इतिहास और राजनीति से संबंधित हमने कुछ चैप्टर्स डिस्कस किए थे। आज हमारे पास समकालीन भारत जो पार्ट होता है हिस्ट्री का, उससे संबंधित लेसन्स रहेंगे। और उसका पहला ही लेसन हमारे पास आज है, संसाधन एवं विकास। इम्पोर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी क्वेश्चंस अगर हम कंपटीशन एग्ज़ाम्स की बात करें तो वहाँ भी इसमें से आते हैं, और अगर मैं एजुकेशन बोर्ड्स की बात करूँ तो उसमें भी इसमें से क्वेश्चन बनते हैं, संसाधन एवं विकास। चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या है। और अगर आप लोगों ने इससे पहले का पार्ट नहीं देखा है तो वो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जा कर के। हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम अध्याय का परिचय करेंगे, उसके बाद जो भी वन लाइनर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे अभ्यास के वो करेंगे, और फिर एमसीक्यूज इसके करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अध्याय का परिचय हमारे पास रहेगा। सबसे पहला ही पॉइंट है संसाधन। तो पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयोग की जा सकती है, जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयोग की जा सकती है, उसको संसाधन कहते हैं। कुछ वर्गीकरण के टाइप होते हैं इसके। तो उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण होता है, यानी कि जैव और अजैव। जैव और अजैव उत्पत्ति के आधार पर, यानी कि निर्जीव या सजीव। समाप्यता के आधार पर नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य। नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य, यानी कि जो दोबारा से प्राप्त हो सकते हैं और जो दोबारा प्राप्त नहीं होते। स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय टाइप्स के संसाधन हमारे पास होते हैं। विकास के स्तर के आधार पर देखें तो संभावी, विकसित भंडार, संचित कोष, ये रहेगी। इसको अगर मैं ग्राफ के हिसाब से देखूं तो किस तरीके से हमारे पास मिलेंगे, देखिए चित्र दिया हुआ है इसका। संसाधन प्राकृतिक और मानव निर्मित दो प्रकार के हो सकते हैं। प्राकृतिक के अंदर नवीकरण योग्य, जो दोबारा से हम प्राप्त कर सकते हैं, और अनवीकरण योग्य, जिनको दोबारा से आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता। नवीकरण योग्य की बात करूं तो सतत प्रवाह, जैसे पवन हो गया, जल हो गया, और जैव संसाधन, यानी कि वनस्पति हो गया, वन्य जीव हो गए। तो इसके अंदर जो आते हैं सजीव हमारे पास, वो रहेंगे नवीकरण योग्य के अंदर, ध्यान रखेंगे। अनवीकरण योग्य क्या रहेंगे? अनवीकरण योग्य के अंदर पुनःचक्रीय, यानी कि जिनको रिसाइकिल हम कर सकते हैं, और अचक्रीय, जिनको हम रिसाइकिल करके दोबारा से वो चीज़ प्राप्त नहीं कर सकते। मानव निर्मित के अंदर या मानवीय संसाधनों के अंदर मैं बात करूं तो मात्रा में गुणवत्ता आती है, और संरचनाएं एवं संस्थाएं जो है मानव संसाधन के अंदर आती है। ठीक है, तो ये इस तरीके से रहेंगे हमारे पास। इम्पोर्टेंट जो है यही रहेगा पार्ट, पुनःचक्रीय, अचक्रीय, नवीकरण योग्य, अनवीकरण योग्य, जैव, अजैव, यही पार्ट जो है हमारे पास इम्पोर्टेंट रहता है। अगर मैं संसाधनों के महत्व की बात करूं तो अर्थव्यवस्था का, किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए आधार स्तंभ होता है, और लोगों की आजीविका का मुख्य साधन संसाधन ही होते हैं। संसाधनों का विकास कैसे हो सकता है? तो संसाधनों का विकास इतना आसानी से संभव नहीं है। हम इनको उचित समझ और बूझ के साथ प्रयोग करके इनका विकास कर सकते हैं, यानी कि हम उनका उचित उपयोग करके आगे आने वाली पीढ़ियों तक इनको पहुंचा सकते हैं। अदरवाइज हम उचित उपयोग नहीं करेंगे तो ये अभी जल्दी ख़त्म हो जाएंगे और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए नहीं रहेंगे। सतत पोषणीय विकास, इसका अर्थ क्या होता है? सतत पोषणीय जहाँ भी मिले, इसका मतलब होता है कि पर्यावरण को नुकसान पहुँचाए बिना विकास करना। पर्यावरण को हानि पहुंचाए बिना विकास करना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। पर्यावरण को हानि पहुंचाए बिना, यानी कि भविष्य की पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए, आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए विकास करते हैं, तो इसको सतत पोषणीय विकास कहेंगे। संसाधन नियोजन क्या है? तो संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है। नियोजन करना मतलब कि उसको सही तरीके से लगाए रखना। तो राष्ट्रीय, प्रांतीय और स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता इसके अंदर हमारे पास है, अगर हम संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहते हैं तो। संसाधन नियोजन के लाभ क्या मिलेंगे? तो संसाधनों का अगर मैं नियोजन करता हूं तो हमारे को लाभ, बर्बादी कम होगी उनकी, प्रदूषण मुक्त रहेगा पर्यावरण, भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रख सकते हैं अगर नियोजन अभी से हम करके चलते हैं, यानी कि प्लानिंग उनकी करके चलते हैं तो। संरक्षण का क्या अर्थ है? तो संसाधनों के प्रबंधन को, मानव द्वारा संसाधनों के प्रबंध करने को संरक्षण कहलाता है, यानी कि उनका मैनेजमेंट ढंग से ही करें तो उसको ही हम संरक्षण कहेंगे।
धरातल के ऊपर भारत का धरातल में बात करूँ तो 43% भाग मैदानी रहेगा, 30% भाग पर्वतीय क्षेत्र और 27% भाग पठारों के अंदर रहेगा हमारे पास। ये ग्राफ दिया हुआ है, आप देख लेना। NCERT के हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, काफ़ी क्वेश्चंस जो हरियाणा बोर्ड के, ये जो डाटा लिया गया हरियाणा बोर्ड के एग्ज़ाम्स के हिसाब से लिया गया है, और NCERT के सारे क्वेश्चन रहेंगे, तो हो सकता है इसके अंदर काफ़ी क्वेश्चन अपने को इससे मिलेंगे। जो मैं बात करूं तो हरियाणा बोर्ड के एग्ज़ाम में आए हुए हैं, और काफ़ी क्वेश्चन इसके अंदर ऐसे भी मिलेंगे जो हमारे को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर देखने को मिलते हैं। तो ये क्वेश्चन जैसे 2002 और 5 के अनुसार, 2002 से 5 के रिपोर्ट जो मिली थी उसके अनुसार वन जो है 22.57% भाग पर भारत के अंदर रहेंगे। बंजर और अकृषि योग्य भूमि, तो ये डाटा आप पढ़ सकते हैं। तो अपने को मोस्टली वन का ही ध्यान होना चाहिए। 2002 से 5 की रिपोर्ट जो वन विभाग की रिपोर्ट है उसके अनुसार वन जो है 22.57% हमारे पास रहेंगे। अगर आपको ये करंट में क्या कुछ है इसके बारे में पता करना है तो हमारे जो बाकी की वीडियोस, जैसे हम बात करते हैं इंडियन हिस्ट्री की रहेगी, इंडियन हिस्ट्री नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसके अंदर जो ये डाटा दिया हुआ है करंट के अंदर क्या रहेगा, उसके अंदर इंडियन हिस्ट्री ध्यान रखेंगे। NCERT के अंदर ये करंट का डाटा नहीं मिलेगा, जो बुक्स के अंदर दिया हुआ है वही मिलेगा, क्योंकि NCERT के डाटा भी इतनी जल्दी से अपडेटेड नहीं है। तो अपडेटेड डाटा चाहिए आपको तो इंडियन हिस्ट्री की हमारी वीडियोज़ हैं उनके ऊपर जाइए आप। मृदा क्या होती है, तो मृदा की बात करूं तो भूपर पट्टी की सबसे ऊपरी परत, यानी कि धरती का सबसे ऊपर वाला भाग जो किससे बना है, विखंडित शेल चूर्ण से बना है, पौधों के लिए उपयोगी है, इसको मिट्टी कहेंगे हम। मृदा का वर्गीकरण किस प्रकार से कर सकते हैं, तो मिट्टी की उर्वरता के आधार पर और रंगों के आधार पर, उर्वरता के आधार पर और रंगों के आधार पर मिट्टी का वर्गीकरण होता है। अपर्दन की मैं बात करता हूं तो किसी भी कारण से, किसी भी प्राकृतिक कारण से मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना अपर्दन कहलाता है। चाहे पानी से जाए, चाहे हवा से जाए, किसी भी तरीके से अगर मिट्टी जाती है, चाहे भूगर्भीय जो हलचल होती है जैसे भूकंप हो गया, भूस्खलन हो गए, उसकी वजह से भी अगर मिट्टी इधर से उधर होती है तो उसको मृदा अपर्दन कहेंगे हम। अपर्दन के कारण क्या है, तो वनों की कटाई, अत्यधिक चराई, पहाड़ी ढलानों पर ढाल की और खेत जोतना, अत्यधिक वर्षा। इसके साथ में जो पवनों के द्वारा अपर्दन, जैसे वायु अपर्दन होता है तो वो भी आप कर सकते हैं तेज हवा के कारण। अभ्यास के प्रश्न हम देखते हैं तो लौह अयस्क किस प्रकार का है, लौह अयस्क अनवीकरणीय है, लौह अयस्क अनवीकरणीय, और अनवीकरणीय के अंदर हमने 2 पार्ट किए थे, उसके अंदर पुण्य चक्रीय रहेगा। ये लौह अयस्क अनवीकरणीय संसाधन और पुण्य चक्रीय, अनवीकरणीय के अंदर पुण्य चक्रीय ध्यान रखेंगे। ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का है, तो ज्वारीय ऊर्जा पुण्य पूर्ति योग्य संसाधन के अंदर शामिल है, ज्वारीय ऊर्जा। नेक्स्ट है पंजाब में भूमि निम्नीकरण के कारण क्या है, तो पंजाब के अंदर भूमि निम्नीकरण का सबसे बड़ा कारण अधिक सिंचाई, हरियाणा और पंजाब का सबसे बड़ा कारण यही है, अधिक सिंचाई यहाँ पर होती है, तो ये भूमि निम्नीकरण का इसका कारण रहेगा। किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है, सीढ़ीदार या सोपानी खेती, तो सीधी सी बात है, एग्जाम्पल के हिसाब से हम चलेंगे जहाँ पर पहाड़ी ज़्यादा होएगी, यानी कि पहाड़ी इलाके के अंदर इस प्रकार की खेती की जाती है, तो उत्तरांचल हमारा बेस्ट ऑप्शन इसके अंदर रहेगा। नेक्स्ट है किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है, तो काली मृदा हमारे पास गुजरात के अंदर मिलेगी, हरियाणा के अंदर भी मिलेगी, महाराष्ट्र के अंदर मिलेगी। तो महाराष्ट्र और गुजरात इसके मुख्य रहेंगे, उसके बाद में आप हरियाणा में कर सकते हैं, जम्मू कश्मीर झारखंड नहीं करेंगे हम, ये बिल्कुल भी नहीं करेंगे, थोड़े बहुत राजस्थान के अंदर भी मिलती है, लेकिन मुख्य रूप से गुजरात और महाराष्ट्र। तो ये ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, 3 राज्य जहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है, तो महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के अंदर काली मिट्टी मिलेगी मुख्य रूप से। आफ्टर देन मेरे पास वन लाइनर क्वेश्चन है, संसाधन किसे कहते हैं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन जैव और अजैव 2 प्रकार के होते हैं। जैव संसाधन कौन से होते हैं, जो अपने निश्चित जीवन चक्र होते हैं, जिनका जिनका जैव मंडल के अंदर निश्चित जीवन चक्र यानी कि सजीव। जैव संसाधनों के 2 उदाहरण पशु पक्षी, पेड़ पौधे और मनुष्य। इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है अजैव संसाधन, जिनका जीवन चक्र नहीं होता, उनका नवीकरण नहीं होता, एक बार उपयोग में लाने पर समाप्त हो जाते हैं। अजैव संसाधन कौन से रहेंगे, जैसे धातुएं, मृदा, तो ये हमारे पास मुख्य इसके
एग्जाम्पल्स रहेंगे। समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो समाप्यता के आधार पर नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नवीकरण योग्य संसाधन कौन से होते हैं? तो वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक और यांत्रिक क्रियाओं द्वारा पुनः उत्पादित किया जा सकता है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नवीकरण योग्य है ये, भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक क्रियाओं द्वारा पुनः उत्पादित कर सकें। अनवीकरण योग्य जिनका एक बार दोहन करने के बाद, यूज करने के बाद पुनः पूर्ति संभव नहीं है, जिनको एक बार हम, जैसे हम बात करेंगे खनिज अयस्कों की, जीवाश्म ईंधनों की, एक बार इनको खान से निकाल लिया तो इनका दोबारा से पुनः पूर्ति इनकी संभव नहीं है। हो सकता है कुछ संसाधन इनमें से पुनः चक्रिय हो जाए, यानी कि रिसाइकिल होकर दोबारा से, जैसे लोहे अयस्क की मैं बात करता हूँ तो रिसाइकिल होकर के दोबारा से यूज कर सकते हैं उसको, लेकिन हम बात करेंगे पुनः पूर्ति इनकी अगर देखें तो दोहन करने के बाद संभव नहीं होगी। स्वामित्व के आधार पर हम बात करें तो व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन स्वामित्व के आधार पर रहेंगे। व्यक्तिगत संसाधन जो एक व्यक्ति का पर्सनली होता है, तो घर, भूखंड, जमीन होगी हमारी खुद की। इसके बाद सामुदायिक की बात करता है तो सामुदायिक के अंदर जो पूरे समाज के हिसाब से होते हैं, तो सार्वजनिक पार्क हो गया, हमारे गांव की श्यामलात भूमि होगी। भूमि निम्नीकरण का कोई एक कारण, अधिक सिंचाई। अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों का एक मुख्य उदाहरण दीजिए। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन तो किसी भी देश की सीमा से 200 किलोमीटर दूर जो महासागर के अंदर जो भी संसाधन मिलेंगे वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होते हैं, किसी भी देश की सीमा से 200 किलोमीटर की दूरी पर, याद रखेंगे। विकास के स्तर के आधार पर संसाधन संभावी, विकसित और संचित, संभावी, विकसित और संचित रहेंगे, ठीक है। चलिए, सतत पोषणीय विकास के बारे में हमने पहले पढ़ा था। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना किया जाने वाला विकास। संसाधन नियोजन जो सर्वमान्य नीति संसाधन को लिए बनाना। विवेकपूर्ण प्रयोग के लिए, संसाधनों का विवेकपूर्ण अच्छे तरीके से प्रयोग के लिए सभी के हिसाब से देखें तो रणनीति कोई बनाना कि संसाधन हमारे भविष्य के अंदर भी, जो आने वाली पीढ़ी हैं उनके भी काम में आए, उनके लिए भी बचे रहें, तो ऐसी रणनीति बनाना हमारे पास संसाधन नियोजन कहलाएगा। इसके बाद संसाधन संरक्षण की हम बात करते हैं तो संसाधनों का उचित प्रबंध करना। भूमि पर मुख्य रूप से भारत भूमि पर कौन सी आकृतियाँ पाई जाती है? तो भारत की भूमि पर मैदान मिलते हैं, पठार मिलते हैं, पर्वत मिलते हैं और द्वीप। तो ये चार ऑप्शन यहाँ पर हमारे को दिए हुए हैं। भारत के कुल भू क्षेत्र का कितने प्रतिशत मैदान है? तो 43% मैदान भारत के अंदर मिलते हैं। अगर मैं बात करता हूँ तो पर्वत कितने हैं? तो 30% और कितने भूभाग पर पठार हैं? तो 27% भूभाग पर हमारे पास पठार रहेंगे, ठीक है। एक मिनट, नेक्स्ट है भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। मृदा क्या होती है? भूमि की सबसे ऊपरी परत। अत्यधिक निलक्ष्य द्वारा किस मृदा का निर्माण होता है? तो लेटराइट मृदा का निर्माण होता है। काली मिट्टी किस फसल के लिए है? तो काली मिट्टी कपास के लिए रहेगी। भारत के विशाल मैदान किस मिट्टी से बने हैं? जलोढ़ मिट्टी से बने हैं। जलोढ़ मिट्टी से भारत के विशाल मैदान बने हैं। खादर किसे कहते हैं? तो खादर जो नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है, जो नदी के समीप वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, जलोढ़ होगी जो खादर होगी ऐसी जलोढ़ मिट्टी को। और बांगर कौन सी होगी? जो नदी से दूर क्षेत्रों में पाई जाती है। मैदानी मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, लेकिन नदी से दूर पाई जाती है, तो नदी से दूरवर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है, उनको बांगर कहते हैं। ये प्राचीन मिट्टी होती है, खादर नवी मिट्टी होती है, ठीक है। दक्षिण भारत में जलोढ़ मिट्टी कहाँ पर मिलेगी? तो महानदी कृष्णा के, कावेरी, गोदावरी, इनके डेल्टा प्रदेशों में पाई जाती है। दक्षिण भारत में जलोढ़ मिट्टी महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी के डेल्टा क्षेत्र में। आयु के आधार पर जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की, पुराना जलोढ़ जिसको बांगर कहेंगे और नई जलोढ़ मिट्टी जिसको खादर कहेंगे, यह अभी ने ऊपर डिस्कस किया। भारत में काली मिट्टी किन क्षेत्रों में पाई जाती है? काली मिट्टी महाराष्ट्र के अंदर, सौराष्ट्र, मालवा पठार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ पठार पर काली मिट्टी मिलेगी। गुजरात के अंदर मिलेगी, हरियाणा का कुछ पार्ट मिलेगा। लाल मिट्टी किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में बहुत बड़े भाग पर लाल मिट्टी पाई जाती है। इसमें कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छोटा नागपुर पठार, उत्तर पूर्वी राज्य और मेघालय के पठार, यहाँ पर हमारे को लाल मिट्टी मिलेगी। तो ध्यान रखेंगे लाल मिट्टी कहाँ मिलेगी? तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, दक्षिण पूर्व महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मेघालय, नागपुर का पठार।
ठीक है। लेटराइट मिट्टी का क्षेत्र कौन सा है? लेटराइट मिट्टी, लेटराइट मिट्टी की मैं बात करूं तो कर्नाटक के अंदर, केरला के अंदर, तमिलनाडु के अंदर, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, मेघालय के पहाड़ी क्षेत्रों में मिलेगी। उन दो राज्यों के नाम बताइए जहां पर शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल अधिक है। शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल, ये शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल क्या होता है, इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया, अभी फिर से बता देता हूँ। जितनी कृषि योग्य भूमि जिस पर सिंचाई करके हम बोते हैं, जहाँ पर सिंचाई होती है, यानी कि हरियाणा और पंजाब इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल रहेंगे जहाँ पर शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल अधिक है, यानी कि वास्तव में फसल को फसल के तरीके से ही बोया जाता है, सिंचाई उसके अंदर प्रॉपर तरीके से की जाती है। लेकिन कई जो राजस्थान जैसे हम देखते हैं तो थोड़ी सी बारिश होती है, वहाँ पर बीज को बो दिया जाता है और जितने में पानी लगता है उतना शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहेंगे। जो पानी नहीं लगता है, जो सिर्फ बारिश के ऊपर डिपेंड है, तो उसको शुद्ध बोया गया क्षेत्र नहीं कहेंगे। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार वनों के अंतर्गत कितना प्रतिशत भाग होना चाहिए? तो 33% भाग वनों के अंदर होना चाहिए। मनुष्य किन दो तरीकों से भूमि को बंजर क्षेत्र को बढ़ाता है? तो वनों को काट करके और अत्यधिक पशुचारण करके। सिंचाई का क्या महत्व है? तो सिंचाई के द्वारा कृषि उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं, साल में 2 या 3 फसलें पैदा कर सकते हैं। सौर ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? तो पुनः पूर्ति योग्य नवीकरणीय संसाधन ये रहेगा। उच्च नमी वाली मृदा मिट्टी का नाम बताइए। उच्च नमी रखने वाली, काली मिट्टी, इसके अंदर उच्च नमी होती है। बंजर भूमि जिस पर फसल नहीं उगाई जा सकती। मिट्टी किस प्रकार का संसाधन है? तो नवीकरणीय संसाधन है मिट्टी, इसको हम खत्म नहीं कर सकते, किसी न किसी रूप में दोबारा से मिल ही जाएगी ये में। तो बांगर और खादर के अंदर डिफरेंस देख लेना क्या है। बांगर पुरानी मिट्टी रहेगी, ये नई मिट्टी है, दोनों ही जलोढ़ रहेगी, ये नदी से दूर है, ये नदी के पास है। बांगर मिट्टी के अंदर चिक्का युक्त गहरे रंग की होती है, चिक्का युक्त गहरे रंग की होती है बांगर, और खादर जो है बलुई रंग की होती है। नेक्स्ट हमारे पास आगे एमसीक्यूज मिलेंगे। तो संसाधन की विशेषता क्या है? तो इनका मूल्य होते हैं प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों होते हैं, उपयोगी होते हैं, सारे ऑप्शन इसके राइट रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो संसाधन का संबंध किससे है? तो संसाधन का संबंध प्रौद्योगिकी, संस्था और प्रकृति तीनों से ही संसाधनों का संबंध रहेगा। जैव संसाधन कौन सा नहीं है? जैव, वनस्पति, पशुधन और प्राणीजात तीनों ही सहजीव है, यानी कि जैव है। चट्टानें जो है अजैव यानी कि निर्जीव रहेगी। अजैव संसाधन धातुएं और चट्टानें दोनों रहेंगी हमारे पास। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरण योग्य संसाधन है? नवीकरण योग्य है यानी कि इनको किसी न किसी रूप से हम दोबारा प्राप्त कर ही सकते हैं। तो जल, मृदा, कृषि उपज, वन एवं वन्य प्राणी, तो ये सारे हमारे पास नवीकरण योग्य संसाधन है। नवीकरण योग्य संसाधन है कौन सा नहीं इनमें से? तो खनिज जो है नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है। जीवाश्म ईंधन कौन सा नहीं है? जीवाश्म ईंधन, तो लौह अयस्क जीवाश्म ईंधन नहीं है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधनों के उदाहरण हैं, जबकि लौह अयस्क जीवाश्म ईंधन नहीं है। स्वामित्व के आधार पर संसाधन, स्वामित्व के आधार पर घर स्वामित्व के आधार पर होता है, यानी कि व्यक्तिगत, सामुदायिक, श्यामलात भूमि हो गया, नहरें और सड़कें, तो ये हमारे पास स्वामित्व के आधार पर रहेंगे। तो तीनों ही ऑप्शन इसके अंदर राइट है। सामुदायिक स्वामित्व वाला संसाधन नहीं है। सामुदायिक स्वामित्व तो घर, ये व्यक्तिगत के अंदर आता है। तालाब और शमशान भूमि स्वामित्व सामुदायिक रहेगा पूरे समाज के हिसाब से। देश के राष्ट्रीय संसाधन का उदाहरण, तो खनिज पदार्थ, राजनीतिक सीमा के अंतर का भूभाग और जल संसाधन सारे ही राष्ट्रीय सीमा के अंदर जो हमारे पास राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे। नेक्स्ट है रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? रियो डी जेनेरियो या जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? ये 1992 के अंदर, जब वैश्वीकरण भारत के अंदर लागू हो रहा था उसी टाइम की ये बातें रहेगी, क्योंकि पर्यावरण के अंदर, पर्यावरण के बारे में मोस्टली उसी टाइम से जो है विश्व अलर्ट होने लगा था। उससे पहले पूरी तरीके से पर्यावरण का दोहन किया गया था, प्रदूषण किया गया था, प्रकृति के साथ खिलवाड़ उससे पहले बहुत ज़्यादा होता था, और अभी भी होता है लेकिन बहुत कम है उसके मुकाबले। तो कौन सा है? वे संसाधन जो प्रौद्योगिकी के अभाव में मानव की पहुंच से बाहर होते हैं उनको हम भंडार कहेंगे। प्रौद्योगिकी के अभाव में मानव की पहुंच से बाहर है, ये संभावी, विकसित, संचित, संभावी, इसका संभावी होना चाहिए।
जो हो सकते हैं भविष्य के अंदर, संभावी होना चाहिए, इसका भंडार नहीं होएगा। विकसित जो हम अभी यूज कर रहे हैं, संचित कोष जो हमने भविष्य के लिए छोड़ रखे हैं, और संभावित जो हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसको कैसे यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन भविष्य में उनको कभी ना कभी यूज करेंगे जब टेक्नोलॉजी हमारे पास होगी। तो बात करते हैं आगे। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति पाई जाती है? तो पर्वत, मैदान, द्वीप, पठार सभी भारत के अंदर मिलेंगे। कितना भाग मैदानी है? तो बात करें तो 43 मैदानी भाग है भारत के अंदर। भारत के कुल भूभाग के कितने प्रतिशत भाग पर वन है? तो वन हमारे पास अभी 30% भाग पर है। पहले उससे 27% थे, उससे पहले मैं बात करता हूँ तो 22% भी थे। धीरे धीरे स्कोप बढ़ता जा रहा है और आज के टाइम में हमारे पास 30% प्लस वन रहेंगे, लेकिन 33% अगर हम बात करें तो एटलीस्ट भारत के अंदर होने चाहिए। पठारी भाग कितना है? भारत का पठारी भाग 27% रहेगा। राष्ट्रीय वन नीति कब लागू की गई? 1952 के अंदर। राष्ट्रीय वन नीति के आधार पर कितने कम से कम वन होने चाहिए? तो ये हमने पहले ही पढ़ा था। 1952 की नीति के अनुसार 33% वन भारत के अंदर होना चाहिए। कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर रहेगा। जल्दी जल्दी करते हैं, काफ़ी क्वेश्चंस टाइम के अकॉर्डिंग अपने को देखने पड़ेंगे। पुनः चक्रीय संसाधन, निम्न में से पुनः चक्रीय संसाधन कौन सा है? तो पुनः चक्रीय जो दोबारा से अपने को मिल जाए, तो हम बात करते हैं धातुएं। धातुएं पुनः चक्रीय है क्योंकि इनको रिसाइकल करके हम दोबारा से यूज कर सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से अचक्रीय संसाधन कौन सा है? अचक्रीय संसाधन जीवाश्म ईंधन। जल और धातुएं जो है पुनः चक्रीय, जबकि जीवाश्म ईंधन अचक्रीय संसाधन रहेगा। स्मॉल इज ब्यूटीफुल, इस पुस्तक के लेखक कौन है? स्मॉल इज ब्यूटीफुल, सुमेशर। साझा भविष्य पुस्तक, हमारा साझा भविष्य पर्यावरण से संबंधित है, तो क्या कहता है ये? संसाधनों के संरक्षण से संबंधित। हमारा साझा भविष्य पुस्तक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित रहेगी। ठीक है, चलिए। भारत के कुल सूचित क्षेत्र का कितने प्रतिशत भाग पर खेती की जाती है? कुल क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर खेती की जाती है? तो 54%। कुल संचित क्षेत्र के कितने प्रतिशत? संचित क्षेत्र आएगा यहाँ पर, सूचित गलत दिया हुआ है। संचित क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर खेती होती है? तो 54% संचित क्षेत्र के ऊपर हम खेती करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में 10% से भी कम भाग पर खेती की जाती है? तो जो पूर्वोत्तर के राज्य रहेंगे हमारे पास, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, यहाँ पर 10% से भी कम भाग पर खेती की जाती है। जबकि सिंचाई तो ये सारे में कर सकते हैं, पानी इनके पास बहुत है, लेकिन जंगल ज़्यादा है इनके पास। मोस्टली आदिवासी जनजातियाँ यहाँ पर रहेंगी, जंगलों से प्रेम करने वाले लोग हैं, तो यहाँ पर सबसे कम खेती ये करेंगे। इसमें लगभग कितनी प्रतिशत भूमि निम्नीकरण या क्षरण है? भूमि का कितने प्रतिशत भाग पर निम्नीकरण हो रहा है या क्षरण हम कर रहे हैं? तो 13 करोड़ हेक्टेयर। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? तो हम डिस्कस कर रहे थे पंजाब और हरियाणा के अंदर, तो हमने ज़मीन में से पानी सारा ही निकाल लिया। भूमि उपयोग के प्रारूप का उदाहरण है। भूमि उपयोग का प्रारूप, वन, शुद्ध बोया क्षेत्र, प्रति भूमि, ये सारे ही भूमि के उपयोग के उदाहरण रहेंगे। किस राज्य में शुद्ध बोया क्षेत्र की दर कुल क्षेत्रफल के 80% से भी ज़्यादा है? कुल क्षेत्रफल के 80% से भी ज़्यादा शुद्ध बोए गए क्षेत्र की दर हरियाणा और पंजाब दोनों के अंदर रहेगी। सिंचाई सबसे ज़्यादा यही करते हैं, ज़मीन में से पानी यहीं पर सबसे ज़्यादा निकाला जाता है, और गेहूं और चावल सबसे ज़्यादा यही उत्पादन करते हैं। पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में भूमि निम्नीकरण का कारण क्या रहेगा? अत्यधिक सिंचाई। अति पशुचारण किस राज्य में भूमि निम्नीकरण का कारण बना है? अति पशुचारण राजस्थान, गुजरात, हमारे पास मध्य प्रदेश, सभी के अंदर अति पशुचारण, पशुओं को अधिक चराने के कारण यहाँ पर मिट्टी का क्षरण हुआ है। कितने प्रकार की मृदा भारत के अंदर मिलती है? तो 6 प्रकार की मृदा भारत के अंदर मिलती है। भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किससे बना है? उत्तरी मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना है। बहुत अधिक उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ होती है। 6 प्रकार की मृदा ऊपर कहा गया है, तो ये ऑप्शन के अंदर ही दिया हुआ है। अगर आपको पता नहीं है तो काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, चिकनी मिट्टी, शुष्क मिट्टी, इस तरीके से 6 प्रकार की मिट्टी यहाँ पर रहेगी।
तो बहुत अधिक उपजाऊ हमारे पास जलोढ़ रहेगी। किस राज्य में पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है? तो पर्वतीय मिट्टी पहाड़ी इलाके जो यानी हमारे पास हिमाचल, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमारे को पर्वतीय मिट्टी मिलेगी। कपास की फसल के लिए काली मिट्टी होती है। खादर और बांगर का संबंध जलोढ़ मिट्टी से रहेगा। उत्तरी मैदान का निर्माण किस प्रकार की मिट्टी से हुआ है? तो जलोढ़ मिट्टी से हुआ है। मरुस्थलीय मृदा कहाँ पाई जाएगी? राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा मिलेगी। कौन सी मिट्टी काजू की फसल के लिए उपयोगी है? काजू की फसल के लिए लेटराइट मिट्टी, काजू मुख्यतः हमने बात की थी जब इंडिया के नक्शे की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु का जो साझा क्षेत्र, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, यहाँ पर हमारे पास लेटराइट मिट्टी मिलेगी और काजू की फसल मुख्यतः यहाँ पर होगी, काजू और कैवा। अवनालिका अपर्दन के बाद जो भूमि जोतने योग्य नहीं रहती उसको क्या कहा जाता है? अवनालिका अपर्दन के बाद जो भूमि जोतने योग्य नहीं होती, अवनालिका अपर्दन, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। भूमि अपर्दन का ही एक पार्ट है ये। तो उत्खात भूमि उसको हम कहते हैं, उत्खात भूमि। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास राइट रहेगा, उत्खात भूमि। अवनालिका अपर्दन के बाद जब पहाड़ों के अंदर से इस तरीके से पानी जो है एक तरीके से छोटी छोटी नालियाँ सी बना करके नीचे आता है, तो उसको हम कहेंगे अवनालिका अपर्दन। तो इस ऐसा होने से भूमि को हम उसको जोत नहीं सकते, क्योंकि जोतना मुश्किल होता है जब उसके अंदर इतनी ज़्यादा उतार चढ़ाव होते हैं। तो मृदा अपरदन को कम करने वाले संसाधन, मृदा अपरदन को कम करने वाले साधन, घास की पट्टियाँ बनानी चाहिए, पशुचारण पर नियंत्रण होना चाहिए, समोच्च खेती, सीढ़ीदार खेती करनी चाहिए अपने को। मिट्टी के कटाव एवं बहाव की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो मृदा अपरदन होता है मिट्टी का कटाव एवं बहाव। मैदान अथवा बालू क्षेत्र को हवा द्वारा मिट्टी से उड़ा ले जाना पवन अपरदन कहलाता है। तो अपना यही क्वेश्चन चैप्टर रहेगा कंप्लीट। जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स बनते हैं हमने डिस्कस कर लिए हैं भारत और समकालीन विश्व के। तो बाकी की चैप्टर्स की वीडियो भी आपको जल्दी मिलेगी। इसके लिए आप लोगों का चैनल को सब्सक्राइब करना इंपॉर्टेंट है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको उसकी भी अपडेट जल्द ही मिलेगी। इसी के साथ बने रहिए स्टडी विद मुकेश बिश्नोई के साथ, और चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।